परसेंटेज कंपोजिशन। तो परसेंटेज कंपोजिशन में सबसे पहला क्वेश्चन है, जैसे आपको दे दिया Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। अब इस सोडियम कार्बोनेट में आपको सोडियम की, कार्बन की और ऑक्सीजन की, इन तीनों एटम्स की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे आप इसमें, सबसे पहले यू हैव टू टेक आउट द मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ Na2CO3 दैट विल बी 2 × 23 प्लस 1 × 12 प्लस 3 × 16। तो ये हो जाएगा आपका 46 प्लस 12 प्लस 48 एंड दैट विल बी 46 प्लस 60 एंड 106 ग्राम आ गया। अब इसके लिए कैलकुलेशन करेंगे फॉर सोडियम। भाई सोडियम अब आप देख रहे हैं 46 ग्राम है, तो इन 106 ग्राम ऑफ Na2CO3 Na इज 46 ग्राम, ठीक है जी। और इसी तरीके से इन 1 ग्राम ऑफ Na2CO3 Na इज 46/106 ग्राम। और हमें कितने में निकालना है, 100 में, क्योंकि परसेंटेज का मतलब क्या है 100। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे आप। इसी तरीके से सेकंड जो है वो आप कैलकुलेट कर लेंगे इस तरीके से। अब ऑक्सीजन के लिए अगर हम लें या कार्बन के लिए लें, तो कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, फॉर इन 106 ग्राम ऑफ Na2CO3 कार्बन इज 12 ग्राम। 1 ग्राम में हो जाएगा 12/106 और 100 में कितना, तो 12/106 इंटू 100 कैलकुलेशन कर देंगे। तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है जी। दूसरा क्वेश्चन इसके अंदर आपका जो इम्पॉर्टेंट है वो है इसमें एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाला। अब जैसे आपको दिया हुआ है, इसके लिए आप जो भी क्वेश्चन दिया हुआ हो उसके लिए सबसे पहले आप एक टेबल फॉर्म करेंगे। उस टेबल के अंदर आपके 4 कॉलम होंगे, 5 कॉलम, और उस 5 कॉलम में सबसे पहला होगा आपका एलिमेंट 53.3 दी हुई है, इसका एटॉमिक 53.3 दी हुई है, इसका एटॉमिक मास हो गया 12 116। अब सबसे पहला काम क्या करना है आपको, जो भी आपको एटॉमिक आपको रेशो निकालने के लिए इसके परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे सब में। So it will come around 3.3, that will 6.7 and that also 3.3। अब इनमें जो सबसे छोटा होगा बाकी को उससे डिवाइड कर दिया जाएगा। अब 3.3 छोटा है तो 3.3 डिवाइडेड बाय 3.3, 6.3 डिवाइडेड बाय 3.3 और 3.3 डिवाइडेड बाय 3.3। तो इस तरीके से हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला आ जाता है आपका C1H2O1, जिसको हम लिखेंगे CH2O, ठीक है जी। तो इस तरीके से ये एम्पिरिकल फॉर्मूला आ जाएगा। अब अगर आपको मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है इसके अंदर, जैसे इसके अंदर आपको मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है 60, ठीक है, तो आप एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकालेंगे, कितना हो जाएगा 12 + 2 + 16, सो दैट बिकम 30, ठीक है जी। तो ये हमें 60 दिया हुआ है, ये हमें 30 दिया हुआ है, तो हम यहाँ निकालेंगे n होगा मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है जी। तो ये आपका n निकाला जाएगा, इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स निकाले जाएंगे। तो ये दैट इज 60/30, तो n आ गया 2। फिर आप दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे
कि मॉलिकुलर फॉर्मूला इक्वल टू n इंटू इम्पेरिकल फॉर्मूला। तो मॉलिकुलर फॉर्मूला इक्वल टू n की जगह 2 हो जाएगा और इम्पेरिकल फॉर्मूला है आपका CH2O, सो देयर विल बी C2H4O2। इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला आपका बन जाएगा। तो ये एक 2 या 3 नंबर का कंपलसरी क्वेश्चन है जो बोर्ड में हर साल आ रहा है। या तो परसेंटेज के बेसिस पर पूछा जाएगा या आपसे पूछा जाएगा ये मॉलिकुलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला के बेसिस पर। तो इस सी पोर्शन में यही है। अगर मान लीजिए आपको किसी क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी दी हुई है तो भैया आप ध्यान रखिएगा कि मॉलिकुलर मास इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है। तो ये फॉर्मूला लगाकर मॉलिकुलर मास निकाल लेना, घबराने की उसमें जरूरत नहीं है। लाइव है, ठीक है, समझ में आ रही है बात? इज इट क्लियर? तो 5C में आपके ये क्वेश्चंस हो गए। अब नेक्स्ट आता है आपका 5D। 5D में क्या होगा, आपके क्वेश्चंस होंगे इसमें केमिकल इक्वेशंस के बेस पर क्वेश्चंस होंगे। अब जैसे कि इसके अंदर केमिकल इक्वेशन के बेस पर क्वेश्चन, जैसे कि आपका ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है इसके अंदर, ये अब 5D एक्सरसाइज की हम बात कर रहे हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया कि इफ 16.4 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट is heated calculate the volume of a nitrogen dioxide NO2 and at STP, और B आपको निकालना है मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का मास निकालना है। तो क्या करेंगे जी, इसमें हम सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे। और इक्वेशन क्या है कि CaNO3 होल ट्वाइस, इसको जब हम हीट करेंगे तो दैट विल गिव CaO प्लस 4NO2 प्लस O2। ये इस तरीके से पूरी इक्वेशन होगी। अब इनमें सबके एटॉमिक मॉलिकुलर मास निकालेंगे। इसका मॉलिकुलर मास कितना हो जाएगा भाई, कैल्शियम का 40 और नाइट्रोजन के 2 हैं तो 28, 96 और जो भी आएगा इसका वो दुगना हो जाएगा। तो ये आ जाएगा लगभग 328 ग्राम। अब हमें इसी तरीके से इसका निकालना है 40 प्लस 16 और इंटू 2 112 ग्राम। अब इसी के बेसिस पर हमें ये क्वेश्चन करना है। अब इसमें क्या है, हमें क्या निकालना है, NO2 का मास निकालना है एट STP। तो NO2 के हमारे पास कितने हैं, 4 इंटू 22.4 लीटर हैं STP पर। तो यहीं से इसकी शुरुआत करते हैं कि 328 ग्राम से हमें कितने मिल रहे हैं, 4 इंटू 22.4 लीटर। ठीक है, ठीक है, एक से मिलेगा 4 इंटू 22.4 अपॉन 328 लीटर, और हमें कितने से निकलवा रहा है ये, 16.4 ग्राम से। तो 16.4 में हो जाएगा 4 इंटू 22.4 अपॉन 328 इंटू 16.4, और कैलकुलेट करके ये आंसर निकाल देंगे। इसी तरीके से सेम दूसरे से आपको निकालना है। अब हमें इससे ये कितना बन रहा है, इसका देखिए CaO का मास पूछा है ना इसने, तो भाई 328 ग्राम से बन रहा है हमारा 112 ग्राम ऑफ CaO। ठीक है जी, एक से बनेगा 112 अपॉन 328, और कितने से निकालना है हमें, 16.4 से। ठीक है, तो इसे हम इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस कहते हैं।
ठीक है, क्या कहते हैं इन्हें हम, इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस। अब ये आपको इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन इसमें एग्जाम में मिल सकता है। तो पूरा का पूरा आपका मोल कॉन्सेप्ट 4 पार्ट में बट गया। पहला पार्ट हो गया आपका जिसमें गैलुसाक लॉ और एवोगैड्रो लॉ के ऊपर क्वेश्चन थे। दूसरा हो गया आपका जिसके अंदर मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन थे। तीसरा हो गया परसेंटेज कंपोजिशन और इंपिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और फोर्थ हो गया आपका इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको कराता हूं, जैसे आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर ये 2014 का क्वेश्चन है। 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, और ये कह रहे हैं कि ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज इथाइन टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज शोन इज फिगर। ये एक आपको इक्वेशन दे रखी है, ठीक है जी। तो आपको अब बताना है कि व्हाट अमाउंट ऑफ गिवन, क्या दिया हुआ है आपको, हमें ये निकालना है इसका अमाउंट एट एसटीपी। ठीक है जी, आपको दिया हुआ है कि ये 8.4 डेसीमीटर क्यूब बन रही है एसटीपी पर, इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस। इसका कितना अमाउंट इतनी CO2 प्रोड्यूस करेगा। ठीक है जी, तो अब देखिए अकॉर्डिंग टू रिएक्शन, अब ये डी पार्ट पर आपका क्वेश्चन हो गया जो अभी हमने पढ़ा उसी के ऊपर सेम। देखिए जी, इसका मास निकाल लीजिए, 24 प्लस 2, तो ये हो गया आपका 52 ग्राम। ठीक है जी, और 52 ग्राम से बन रहा है हमारा कितना, 4 × 22.4 डेसीमीटर क्यूब। कटा जाएगा वो तो उसमें। अब ये हो जाएगा आपका 52। अब हमें इससे उल्टा चलना है कि भाई 4 × 22.4 डेसीमीटर क्यूब इज फॉर्म्ड फ्रॉम 52 ग्राम ऑफ C2H2, ठीक है, ऑफ CO2। 1 डेसीमीटर क्यूब से बनेगा 52/4 × 22.4 ग्राम ऑफ, और हमें कितने से निकालना है, 8.4 डेसीमीटर क्यूब से। तो 52/4 × 22.4 और इंटू 8.4। ठीक है जी, अब ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 13 से कट कैंसिल हो जाएगा ये, और इसे 4 × 2 = 8, 4 × 1 = 4, और ये 4 × 5 = 20, और 4 × 6 = 24, और ये हो गया जी 7 × 3 = 21, 7 × 8 = 56। so that will come 39/8। ठीक है, तो इसका आंसर आपका बिल्कुल ठीक आ रहा है, 4.2 ग्राम। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसका दूसरा पार्ट दिया हुआ है इन्होंने। दूसरे पार्ट में ये कह रहे हैं कि 2 एलिमेंट्स दिए हुए हैं आपको, एक दिया हुआ है x और एक दिया हुआ है y। अब ये कह रहे हैं कि इनका एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है वो है x/y। ठीक है जी, अब ये कह रहे हैं कि एटॉमिक मास ऑफ x, एटॉमिक मास ऑफ x का एटॉमिक मास आपको कितना दिया हुआ है, x का एटॉमिक मास दिया हुआ है 10, और y का एटॉमिक मास दिया हुआ है 5, और कंपाउंड की वेपर डेंसिटी दी हुई है आपको 25। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताइए। ठीक है,
अब देखो सिंपल सा क्या करना है आपको, n निकालना है। n क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। अब n के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, जब कंपाउंड की वेपर डेंसिटी आपको क्या दी हुई है, ये क्या दी हुई है, वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी 25 दी हुई है आपको, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए क्या कर देते हैं हम, 2 इंटू वेपर डेंसिटी, और इंपेरिकल फॉर्मूला x2y दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है, x2y। तो x2y के हिसाब से इसका मास क्या हो गया भाई, 2 इंटू 10 प्लस 5, ठीक है। तो अब ये आ गया 2 इंटू 25 अपॉन 25, तो 25 से 25 कट गया, हमारे पास n क्या आ गया, 2। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। n हो गया हमारा 2, x2y, तो मॉलिक्यूलर फॉर x4y2, दैट इज द आंसर। यही आंसर है हमारा। समझ में आ गई जी बात। तो सिंपल चीजें हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे, बस थोड़ा सा ध्यान से करने की जरूरत है। अब देखिए इसी का ही एक और क्वेश्चन जो दिया हुआ है, क्योंकि लगभग आप मानकर चलिए 10 मार्क्स का तो मिलना ही मिलना है इस चैप्टर में से। अब वो डिपेंड करता है कि किस में से आ जाए, लेकिन इन चारों सेक्शंस में से 10 मार्क्स का आएगा ही आएगा। जैसे कि ये देखिए, अ सिलेंडर कंटेन्स 68 ग्राम ऑफ अमोनिया, 68 ग्राम ऑफ अमोनिया इन ए सिलेंडर। एक सिलेंडर में 68 ग्राम ऑफ अमोनिया है। अब ये कह रहे हैं, फर्स्ट पूछ रहे हैं व्हाट इज द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस। वॉल्यूम निकालना है। देखो जी, सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है आपकी हमें। देखो अमोनिया का होता है 16 ग्राम, वो 17 ग्राम, इसका मॉलिक्यूलर मास की बात करें हम तो 70 ग्राम ऑफ अमोनिया वेज इक्वल टू 22.4, वेज नहीं, हैज वॉल्यूम एट एसटीपी इक्वल टू 22.4 लीटर। 1 का हो जाएगा 22.4 लीटर अपॉन 17, और कितने में निकालना है हमें, 68 ग्राम में। सो दैट विल बी 22.4 अपॉन 17 इंटू 68, 17 4 जा है जी 89.6 लीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो यही आंसर आपका आ रहा है, ठीक है। समझ में आ रही है बात। नेक्स्ट देखिए, सेकंड पार्ट क्या कह रहे हैं ये। सेकंड पार्ट में कह रहे हैं हाउ मेनी मोल्स ऑफ अमोनिया आर प्रेजेंट इन द सिलेंडर। देखिए अब 17 ग्राम में मोल्स होते हैं 6.022 इंटू 1 मोल होंगे, ठीक है जी। तो 1 में 1/17 मोल, और हमसे कितने में पूछे, 68 ग्राम में, तो 1/17 इंटू 68 4 मोल। तो सिंपल आंसर क्या हो गया, 4 मोल हो गया। तो देख रहे हैं आप, दैट्स टोटल कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस है, रट्टा कहीं भी मारने की जरूरत ही नहीं, सिंपल वैल्यू को समझते चलेंगे, यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है अब भाई, 17 ग्राम में होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। 1 ग्राम में होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 17, और 68 ग्राम में कितने, तो 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 17 इंटू 68 4 जा, तो क्या हो जाएगा, ये जस्ट 4 की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है जी, क्लियर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन और दिया हुआ है आपका 2000, नई बुक भी है किसी के पास 23 की,
धीरे धीरे। तो अब इसमें हमारे पास अभी कुछ लेटेस्ट क्वेश्चंस का देख लेते हैं। इसमें भी यही दे रखे हैं नेक्स्ट। चलिए अब इसमें जैसे 2013 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए जी, ये कह रहे हैं कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड टू बर्न, रिएक्शन दे रखी है आपको 2C4H10 प्लस 13O2 8CO2 प्लस 10H2O, दिस रिएक्शन इज गिवन टू यू। अब आपको दिया हुआ क्या है, व्हाट इज गिवन, गिवन ये है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का वॉल्यूम आपको निकालना है टू बर्न कंप्लीटली 90 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ब्यूटेन। ठीक है, इसमें आपको इसके ऑक्सीजन के वॉल्यूम निकालना है। तो सिंपल सा है, इसमें नथिंग टू वरी। क्या करेंगे हम भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसके 2 वॉल्यूम इसके 13 वॉल्यूम के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और 8 वॉल्यूम बन रहे हैं CO2 के और 10 वॉल्यूम बन रहे हैं H2O के। यही तो रिएक्शन कह रही है। अब इसकी करते हैं हम कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन के बेसिस पर बाई 2 वॉल्यूम ऑफ C4H10 नीड्स 13 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। 1 नीड 13/2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, और हमें कितने में निकालना है, 19 डेसीमीटर क्यूब में। सो दैट विल बी 13/2 इंटू 90, 45 आ गया ये, और 13 है जी 585 डेसीमीटर क्यूब इज द आंसर। सिंपल आपका आंसर आ जाना है ये। सो दैट इज द फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में कह रहे हैं कि द वेपर डेंसिटी ऑफ ए गैस इज 8। जो दूसरा पार्ट है उसमें कह रहे हैं कि इसका सेकंड पार्ट के वेपर डेंसिटी किसी गैस की 8 है। ठीक है, और व्हाट विल बी द वॉल्यूम occupied by 25 gram of gas at 24 gram of gas at STP। ठीक है जी, अब ये कह रहे हैं कि 24 ग्राम वाले इसकी कितनी होगी। देखो अब सिंपल सी बात ये है कि गैस की डेंसिटी, जो वेपर डेंसिटी आपको दे रखी है, उससे गैस का मॉलिक्यूलर मास निकाल लो, 2 इंटू वेपर डेंसिटी, सो दैट विल बी 16 ग्राम। ठीक है जी, तो 16 ग्राम का STP पर वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर। ठीक है जी, एक का होगा कितना, 22.4/16, कितने का निकालना है हमें, 24 ग्राम का। तो 22.4/16 इंटू 24, तो 4 6 जा 4 4 जा 4 से आप 4 5 जा 20, 4 6 जा, ठीक है जी। अब तो दैट विल बी 33.6 लीटर आपका आंसर हो जाएगा इसका। यही आ रहा है, बिल्कुल ठीक। ठीक है जी, नेक्स्ट। अब इसी का ही नेक्स्ट इन्होंने क्या पूछा है आपसे, थर्ड पार्ट 2013 का ही। अ वेसल कंटेन एक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक वेसल के अंदर कितने हैं, देयर इज एक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी, अब ये कह रहे हैं आगे के ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल हैं एट अ सर्टेन टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब ये कह रहे हैं हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस वुड बी प्रेजेंट इन द सेम वेसल। इसी वेसल में ये कह रहे हैं कि नाइट्रोजन के कितने होंगे।
ठीक है, तो ये किस पर आ गया अब आपका, ये किस पर आ गया, गैलुसाक लॉ पर। ठीक है जी, अब गैलुसाक लॉ में वेसल का वॉल्यूम सेम, वेसल के वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हुआ। अब गैलुसाक लॉ मैंने आपको क्या बताया था, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर है, तो गैलुसाक लॉ के हिसाब से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं वॉल्यूम के। तो जब वॉल्यूम सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे, तो नाइट्रोजन के पास भी कितने ही मॉलिक्यूल्स होंगे, खेल खत्म। समझ में आ रही है बात? तो कॉन्सेप्ट सीधा सीधा क्या है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, गैलुसाक लॉ, and concept is number of molecules directly proportional to number of volume of the gas at same temperature and pressure। कंडीशन चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए। अब नेक्स्ट में कह रहे हैं कि ऑक्सीजन, एक रिएक्शन आपको दे रखी है 2KClO3 when it's subjected, हीटिंग की जाती है MnO2 की प्रेजेंस में इसको, सो वी हैव 2KCl + 3O2, दिस इक्वेशन इज गिवन टू यू। ठीक है जी, अब आपको निकालना है कि 6.72 लीटर ऑक्सीजन एट STP, ये पूछ रहे हैं कितने KClO3 से मिलेगी, दैट इज द क्वेश्चन। ठीक है जी, तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले दिस इज गिवन एंड व्हाट वी हैव टू, सबसे पहले हम इसका कैलकुलेशन में क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास निकाल लीजिए, 39 + 35.5 और प्लस ये हो गया आपका 16 3 जा 48 मल्टीप्लाइड बाय 2, सो दैट विल बी, ये अराउंड कितना आ जाएगा, देखिए इसको, ये हो गया जी तुम्हारा 71 और 39 दूनी 78 और 48 दूनी 96 और 8 और 1 9 और 6 15 1 तर 7 14 और 1 15, ये आ रहा है 245। कैलकुलेट दिस फास्ट, हम्म 245 है ना, तो 245 ग्राम ऑफ KClO3 gives 22.4 लीटर ऑक्सीजन एट STP। ठीक है, तो एक से बनेगा आपका, लेकिन हमें उल्टा चलना है, हमें उल्टा चलना है, 6.72 लीटर ऑक्सीजन मिल रही है हमें कितने से, 245 ग्राम ऑफ KClO3 से, एक से मिलेगी हमें 245 अपॉन 6.72 ग्राम, और कितने से निकाल लिए हमें 22.4 से। नहीं, ये तो हमें निकालना है, यहाँ इससे लेंगे ना, 22.4 लीटर से तो हमें मिल रहा है, ठीक है, इससे तो निकालनी है हमें, सो 6.72 लीटर से वी हैव टू कैलकुलेट दैट। तो अब इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, वी गेट द आंसर। ठीक है जी, उसके बाद ये दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू कह रहे हैं आपसे कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द अबव वॉल्यूम एंड आल्सो द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द अबव वॉल्यूम। ठीक है, तो आप सिंपल से क्या, नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं आपको। तो ये हमारा आंसर आया है आपका 24.5 आएगा ये,
ये आएगा कितना 24.5। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन करने के बाद वी गेट 24.5 ग्राम। ठीक है, अब हमें इसके ऑक्सीजन के निकालने हैं, तो उसको सिंपल आप कर सकते हैं भाई। ऑक्सीजन के कितने हो गए 32 ग्राम में होते हैं उसके 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। एक में होंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन 32, और कितने में निकालने हैं हमें 24.5 में, तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन 32 इंटू 24.5। तो ये कैलकुलेशन करेंगे हम, सो वी गेट 1.806 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स हमारे आ जाएंगे। अब इसी तरीके से 32 ग्राम में होते हैं 1 मोल ऑक्सीजन के, एक में होंगे 1/32 मोल, और हमें कितने में निकालना है 24.5 में, तो 1/32 इंटू 24.5 एंड वी विल गेट अराउंड 0.3 मोल्स। तो इस तरीके के ये क्वेश्चन मैंने आपको बोर्ड के भी क्वेश्चन करवा दिए, जिसके बेसिस पर ये अब आप देख रहे हैं सिंपल सीधा किससे रिलेट कर रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट से रिलेट करने। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन होती है, कैलकुलेशन से भी कोई खास डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। दैट इज सो सिंपल एंड इजी। क्लियर? सो नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू स्टार्ट? Electrolysis. Okay, so let's start the revision of electrolysis. So electrolysis exact meaning क्या है इसका? Electro means electric current, और लाइसिस का मतलब होता है, ये इलेक्ट्रो हो गया, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। ठीक है जी, तो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से कंपाउंड का ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। अब जैसे कि सपोज कीजिए हमने एक कंटेनर ले लिया, इस कंटेनर के अंदर हमने ये एक कार्बन रॉड्स ले ली, जिन्हें हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। दीज आर कार्बन रॉड्स, दोज आर नेम्ड एज इलेक्ट्रोड। ठीक है जी, और इसमें हमने लिक्विड ले लिया जी एक, दैट इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एनी कंपाउंड। This is aqueous solution of acid or base or any salt। किसी का भी हमने क्या ले लिया? aqueous solution ले लिया, जिसको हम कहते हैं that is named as electrolyte। क्या बोलेंगे इसे हम? electrolyte। अब इसको हम किसी भी बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, तो बैटरी के अगर पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा, तो जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा उसे एनोड कहेंगे, और जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा उसे कैथोड कहेंगे। तो इस तरीके से एनोड और कैथोड बन जाते हैं। अब सपोज कीजिए इलेक्ट्रोलाइट हमने ले लिया NaCl। ठीक है जी, तो NaCl लेने पर हमारे पास पानी के अंदर हमने इसको घोला है एक्वस सॉल्यूशन, तो हमारे पास आयंस कौन कौन से मौजूद होंगे? आयंस होंगे हमारे पास Na+, H+, Cl नेगेटिव, OH नेगेटिव। ऑल दीज आर आयंस वी हैव इन सॉल्यूशन। ठीक है जी, अब हमारे पास देखिए एक आपको इसके अंदर सीरीज याद रखनी पड़ेगी, और जो कि बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, और उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या कहते हैं उसको हम? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज।
अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट है इन सभी क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दोनों के लिए अलग अलग है, एनायन के लिए अलग है और कैटायन के लिए अलग है। अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अच्छे तरीके से आपको दिमाग में रखनी है, जैसे कि आपने क्या याद रख, मेटल एक्टिविटी सीरीज दिमाग में रखी है, ऐसे ही उसकी तरीके से। अब इसमें पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, उसके बाद सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, जिंक आयन, Fe3 पॉजिटिव, Ni2 पॉजिटिव, SN4 पॉजिटिव, Pb2 पॉजिटिव, H पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव, Hg2 पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव, Au3 पॉजिटिव और Pt4 पॉजिटिव। अब इसमें जो जितना नीचे होगा, ठीक है, ठीक है, आयन एट द बॉटम विल डिस्चार्ज एट कैथोड फर्स्ट, वो सबसे पहले डिस्चार्ज होगा। यानी कि अगर हमारे पास दिया हुआ है हमें कि हमारे पास सोडियम आयन है और हमारे पास कॉपर आयन है, तो कौन पहले कैथोड पर पहुंचेगा? कॉपर आयन पहुंचेगा, क्योंकि कॉपर आयन नीचे है। इसी तरीके से मैंने आपसे पूछ लिया कि हमारे पास आपका पोटेशियम आयन है और हमारे पास एल्यूमिनियम आयन है, तो कौन पहुंचेगा पहले नीचे? मतलब कैथोड पर पोटेशियम आयन है ना, एल्यूमिनियम आयन, क्योंकि जो जितने नीचे होगा वो उतना जल्दी पहुंचेगा। इसी तरीके से एनायन के लिए आपको ध्यान में रखना है, SO4 2 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, Cl नेगेटिव, I नेगेटिव, OH नेगेटिव। अब इसमें भी सिंपल सी बात, सेम वही है, सेम यही कॉन्सेप्ट लगना है इसमें भी। यहां पर कैथोड की जगह क्या हो जाएगा? बस एनोड हो जाएगा। ठीक है जी, एनोड पर वो पहले पहुंचेगा आयन जो कि सबसे नीचे है, बॉटम पर है। ठीक है जी। अब जैसे कि हमारे पास अभी आपके पास ये आया, अब देखो सोडियम आयन, हाइड्रोजन आयन, ये दोनों पहुंचेंगे किस पर? कैथोड पर, और ये दोनों पहुंचेंगे एनोड पर। लेकिन दोनों तो पहुंच नहीं पाएंगे भाई, रेस होती है तो कोई एक जीतता, तो फर्स्ट तो कोई एक ही आएगा। अब यहां पर फर्स्ट कौन आएगा? जो अभी मैंने आपको बात बताई, इन दोनों में फर्स्ट आएगा H पॉजिटिव क्योंकि ये नीचे, और इन दोनों में फर्स्ट आएगा OH नेगेटिव क्योंकि ये नीचे है। समझ में आ रही है बात? तो ये एक कंफर्म क्वेश्चन है बोर्ड में जो आपको 100% मिल सकता है। अब इसके अलावा और भी छोटी छोटी पॉइंट्स हैं जो इसके साथ आपके पूछी जा सकती हैं। एक तो बड़ा सिंपल सा ये क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई आपको मेटल्स की सीरीज दे दी, आयंस की, कैटायंस, एनायंस की, और आपसे पूछ लिया कि भाई इनमें से पहले कैथोड या एनोड पर कौन पहुंचेगा, तो आप इस तरीके से उसका फैसला करेंगे, इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। अब यहां पर देखिए कुछ और बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, और वो क्या है? देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं। देखिए जी, एक तो आपको ये ध्यान रखना है C2C A2A, ये कॉन्सेप्ट है जो आपको दिमाग में रखना है। इसका मतलब ये है कि हमेशा कैटायन जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है वो कैथोड पर जाएगा जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड है। ठीक है जी। इसी तरीके से एनायन जो नेगेटिवली चार्ज्ड है वो हमेशा
एनोड पर जाएगा जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ठीक है, तो एक तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरी बात आपको दिमाग में रखनी है कि एलिमेंट्स having 1 2 3 electrons in outermost shell always have tendency to lose electron और इनको हम कहते हैं मेटल्स। ठीक है जी। अब इसी तरीके से एलिमेंट्स having 4 5 6 or 7 electrons in outermost shell always have tendency to gain or share electron। ठीक है जी, जिसमें आपका जो 4 वाला है ये केवल शेयर करेगा। मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताया था, केवल और केवल शेयर करेगा ये। अब ये 5 6 7 वाले जो हैं ये शेयर भी कर सकते हैं और गेन भी कर सकते हैं, और इनको हम, इस कैटेगरी को हम कहते हैं, इन दोनों कैटेगरी को मिलाकर दीज आर नॉन मेटल्स। तो जब भी आपका मेटल्स बनेंगे तो मेटल्स कैटायन बनाते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस। ठीक है जी। लेकिन जब भी नॉन मेटल बनाएंगे तो वो एनायन बनाएंगे, दीज आर नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। तो ये भी आपको अच्छे तरीके से दिमाग में रखना है, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट में कहीं भी प्रॉब्लम होगी तो आप अच्छे तरीके से, ये भी एक 10 मार्क्स का चैप्टर है, मिनिमम आपको 10 मार्क्स का मिलना ही मिलना है, ये भी, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। तो अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में हमने एक चीज और पढ़ी, हमने कैटायन एनायन समझ लिए, एनोड कैथोड समझ लिए। अब आता है जी देखो इलेक्ट्रोलाइट। जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो दो तरीके का होता है, एक तो हो गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखिए जी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली दैट furnishes a great concentration of anion and cation, जो एनायन कैटायन को भरपूर मात्रा में प्रोड्यूस करे, तो उसे हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। अब इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आपका हो गए जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। अब इसमें आप देखेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड में जैसे HCl, आपका H2SO4, HNO3, H3PO4, ये सब क्या हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, और इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं, क्योंकि आसानी से ये पानी में डिसॉल्व होते ही ये मैक्सिमम आयंस प्रोड्यूस करेंगे। नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग बेस। अब स्ट्रॉन्ग बेस में आ गए जैसे आपका LiOH, KOH, NaOH, ये सब क्या कहलाएंगे? स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस जितने भी होंगे ये। अब जो ऐसे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साल्ट से मिलकर बने हुए होते हैं वो आपके, वो भी आएंगे, जैसे साल्ट्स कौन से हो गए? जैसे कि NaCl आपका, और इसी तरीके से CuSO4, इसी तरीके से PbBr2। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं? स्ट्रॉन्ग साल्ट्स हैं, मतलब आपका स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस के साल्ट हैं ये। वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होंगे अगेन जो वीक आपका बेस होंगे या वीक एसिड होंगे, या आपका तीसरा हो गया वीक एसिड के सॉल्ट होंगे, वीक एसिड या वीक बेस के, वीक एसिड या बेस के सॉल्ट होंगे। अब जैसे कि इसके अंदर आ गया आपका वीक बेस में NH4OH, ये क्या है? एक वीक बेस है, तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा।
इसी तरीके से वीक एसिड जैसे कि CH3COOH या H2CO3 ये आपके वीक एसिड में आएंगे। इसी तरीके से आपका NH4 होल ट्वाइस CO3 अमोनियम कार्बोनेट ये क्या होगा, एक वीक सॉल्ट होगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोलाइट जो ज़्यादा कंसंट्रेशन दे आयंस की वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और जो कम कंसंट्रेशन दे आयंस की वो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। तो इस तरीके से इन दोनों में, अब आप इसमें ऐसे भी कह सकते हैं कि देयर एक्वस सॉल्यूशन हैव आयंस ओनली, और इसको आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि देयर aqueous solution has ions and molecules both। इसके aqueous solution में ions और molecules दोनों होंगे, इसके aqueous solution में केवल और केवल ions होंगे। तो इस तरीके से भी आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब इससे अगला टॉपिक ये है आपका कि जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो भी दो तरीके के होते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रोड्स, these are also of two type, one is inert electrode and other is active electrode। ठीक है जी। अब आपका these only provide their surface to lose and gain electrons। ये अपनी सरफेस प्रोवाइड करते हैं केवल लूज करने के लिए और गेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को। अब जैसे ग्रेफाइट हो गया यानी कि कार्बन का, और या प्लेटिनम हो गया, ये आपका इनर्ट इलेक्ट्रोड्स के बेसिस पर यूज किए जाते हैं। ये केवल आपको अपनी सरफेस प्रोवाइड करेंगे सेल के अंदर। अब जो एक्टिव हैं वो सरफेस तो प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे, साथ के साथ आल्सो एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन, पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। अब जैसे निकिल, सिल्वर, गोल्ड, आपका ये जितने भी हैं कॉपर, इस तरीके के मेटल इलेक्ट्रोड्स को हम क्या कहते हैं, एक्टिव इलेक्ट्रोड्स। और वो ये है कि देखो कोवेलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं वो बच्चों दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं आपके नॉन पोलर और एक होते हैं पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स। अब यहां पर सिंपल सी बात क्या रखनी है भैया, देखो ये तीन स्पेशल एटम्स हैं क्योंकि इनका न्यूक्लियर चार्ज यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बड़ा हाई होता है ड्यू टू स्मॉल साइज, ड्यू टू स्मॉल साइज। इनका स्मॉल साइज होने की वजह से इनका न्यूक्लियर चार्ज बड़ा जबरदस्त होता है। अब न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने की वजह से इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बहुत ज्यादा होती है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से दे अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। जैसे कि NH3 H2O। अब साझा का मतलब क्या होता है, पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? पार्टनरशिप का मतलब ये होता है कि भैया जब तीनों इसने बराबर बराबर दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया है तो उस दो इलेक्ट्रॉन पर जो साझे के हैं दोनों का अधिकार है। लेकिन यहां पर किसकी धींगी चलती है? नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन साझे के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ थोड़ा सा खींच लेता है। इसी तरीके से ये ऑक्सीजन साझे के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ थोड़ा सा खींच लेता है। इसी तरीके से फ्लोरीन साझे के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ थोड़ा सा खींच लेता है, जिसकी वजह से
जो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, चाहे ऑक्सीजन है, चाहे फ्लोरीन है, चाहे नाइट्रोजन है, दीज अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ. That property is named as electronegativity and such atoms are named as electronegative atoms. अब इसकी वजह से एक ही कंपाउंड के अंदर दो चार्ज डेवलप हो गए, नेगेटिव और पॉजिटिव, इसीलिए इन्हें पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स कहते हैं. अब जैसे आप देखें H2, N2, O2, ये जितने भी हैं आपका Cl2, ये सब क्या है, ये होते हैं पोलर ज्यादातर आपका हेट्रो एटॉमिक, और ये ज्यादातर होते हैं होमो एटॉमिक, एक जैसे एटम से मिलकर बने हुए. यानी कि यहां पर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, ना कोई हारा ना कोई जीता. हाइड्रोजन हाइड्रोजन बराबरी है दोनों की, क्लोरीन क्लोरीन बराबरी है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बराबरी है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन बराबरी है. तो यहां पर इसलिए कोई चार्ज डेवलप नहीं होता. लेकिन यहां पर अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज रखने वाले इन ताकतवर एलिमेंट्स के साथ गरीब हाइड्रोजन जुड़ जाता है, गरीब ही है, जब इसके साझा करने के बाद भी इसके इलेक्ट्रॉन्स ये अपनी तरफ खींच रहे हैं तो ये गरीबी है. इसकी चल कहां रही है, साझा देने के बावजूद भी बराबर का साझा दे रहा है 50-50, तब भी चल किसकी रही है, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, फ्लोरीन की. समझ में आ रही है जी बात. तो अब इसी बेसिस पर जो पोलर हैं वो आसानी से एक्वस सॉल्यूशन में आयंस प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन नॉन पोलर एक्वस सॉल्यूशन में आयंस प्रोड्यूस नहीं करेंगे. समझ में आ रही है बात. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है, ये कौन आयन प्रोड्यूस करेगा और कौन आयन प्रोड्यूस नहीं करेगा. ठीक है, तो अब इससे आगे का खेल कल खेलते हैं. इसमें हम आपको और इलेक्ट्रोलाइसिस के पॉइंट और जो भी आप और डिस्कस करना चाहेंगे वी विल टेक टुमारो, और इसमें और भी जो बचे हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी बात करेंगे. ठीक है, क्योंकि परसों तो आपका एग्जाम है ही मंडे, तो कल इसमें हम और चीज़ों के साथ जुड़कर आपको और हेल्पफुल बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आप मंडे में अपने एग्जाम में बेस्ट मार्क्स गेन करने के लिए अपने आप को तैयार कर सके. तो इसी तरीके से जुड़े रहिए मेंटोर जी के साथ, मजे लेते रहिए, सब्जेक्ट्स को आसान बनाते रहिए और वीजे के साथ डीजे बजाते रहिए.